पैसिव इन्वेस्टिंग आज एक हॉट टॉपिक है और क्यों नहीं होगा। इसकी पॉपुलैरिटी तो देखिए, 5 साल से भी कम में पैसिव फंड्स का AUM 400% से भी ज्यादा जंप किया है। 2018 एंड तक इनका AUM 1.22 लाख करोड़ था और 2022 एंड तक ये बढ़कर 6.36 लाख करोड़ हो गया है। अब पैसिव फंड्स की ग्रोथ के कई कारण हैं, जैसे कि लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस और वाइडर सूटेबिलिटी। लेकिन एक बड़ी वजह है एक्टिव फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस। इसका अंदाजा आपको निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडाइसेस को अंडर परफॉर्म करने वाले फंड्स की परसेंटेज से लग जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2022 में लगभग 67% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 100 को अंडर परफॉर्म किया था। 55% मिड कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 को अंडर परफॉर्म किया था। और चाहे 2022 में सिर्फ 13% स्मॉल कैप फंड्स ने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स दिए, लेकिन उससे पहले 2 साल में यह परसेंटेज काफी ज्यादा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्टिव फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस ने पैसिव फंड्स को बूस्ट किया है। ईटी मनी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ETF या इंडेक्स फंड्स। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो ETFs और इंडेक्स फंड्स इवैल्यूएट करने में आपकी हेल्प करेंगे, और साथ ही हम पॉपुलर फंड्स को भी इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि टॉप पर क्या आता है। इसीलिए चाहे आप ETFs और इंडेक्स फंड्स को अच्छे से समझते हो, फिर भी इस वीडियो में किया गया इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए ETF और इंडेक्स फंड्स के बीच डिफरेंसेस के एक क्विक रिकैप के साथ स्टार्ट करते हैं। ETFs और इंडेक्स फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग के 2 मेन एवेन्यूज हैं। इसके बाद आते हैं फंड ऑफ फंड्स और FOFs। एक FOF दूसरे फंड में पैसा डालता है जो एक्टिव और पैसिव दोनों भी हो सकता है। एक FOF में कई अंडरलाइंग फंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से FOFs और इंडेक्स फंड्स दोनों सिमिलर हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड की तरह इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली हम इंडेक्स फंड्स और ETFs के बीच डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इन दोनों के मेन डिफरेंस देख सकते हैं। तो ब्रॉडली ETFs और इंडेक्स फंड्स में मेन डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड्स को आप किसी भी म्यूचुअल फंड की तरह खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन ETFs के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी और आप इन्हें स्टॉक्स की तरह खरीद या बेच सकते हैं। ETFs और इंडेक्स फंड में एक सिमिलरिटी ये है कि एक अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है, आइए देखते हैं। लगभग 160 ETFs, 88 इंडेक्स फंड्स और 124 FOFs अवेलेबल हैं, इसलिए इन सबको कंपेयर करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो एनालिसिस के लिए हम निफ्टी 50 पर बेस्ड ETFs और इंडेक्स फंड्स पर फोकस करेंगे। जो फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे, आप उसकी हेल्प से दूसरे ETFs और इंडेक्स फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जो किसी इंडेक्स फंड या ETF के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। इनमें एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, द परचेज प्राइस ऑफ ETF और लिक्विडिटी इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्राइटेरिया है एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, पैसिव फंड्स की पॉपुलैरिटी का एक रीजन है लोअर एक्सपेंसेस। तो इस मामले में निफ्टी 50 ETFs और इंडेक्स फंड्स में कौन बेहतर है? हमने इसके लिए मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज एक्सपेंसेस को देखा जो इन्वेस्टर्स की पॉकेट से जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ETFs हैव अ क्लियर एज, जहां इंडेक्स फंड्स में एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.22% है, वहीं ETFs में ये सिर्फ 0.07% है। अगर सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ETFs क्लियर विनर है, लेकिन इससे जुड़े कुछ ट्रेडिंग कॉस्ट हैं जिन्हें फैक्टर इन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए की ETFs खरीदते या बेचते हैं तो आपको 239 रुपीज की फीस और ड्यूटीज देनी होगी। ये लगभग 0.24% का एडिशनल कॉस्ट है, जिसमें ब्रोकरेज चार्जेस अभी इंक्लूड नहीं किए गए हैं। आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको एडिशनल ब्रोकरेज कॉस्ट भी देनी होगी। अब जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमने एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया। 2015 तक ETFs के एवरेज एक्सपेंस रेशो लगभग 60 से 70 बेसिस पॉइंट थे। पिछले कुछ सालों में इनमें नोटवर्दी डिक्लाइन आया है। हमने इंडेक्स फंड्स के एवरेज एक्सपेंस रेशो में भी सिमिलर ट्रेंड देखा। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी न्यूज है और इस स्पेस में बढ़ते कंपटीशन के कारण कॉस्ट कम हो रहे हैं। पैसिव फंड्स में बढ़ते इन्वेस्टर्स को देखकर काफी एएमसीज ने ETFs और इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हैं। अब अगले पैरामीटर पे आते हैं, ट्रैकिंग एरर।
तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक इंडेक्स फंड या ETF किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए आप एक ऐसा फंड चाहेंगे जो बिल्कुल इंडेक्स को रिप्लिकेट करे। अगर कोई फंड इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा गिरता या बढ़ता है तो वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के पर्पस को डिफीट कर देता है। अब फंड ने इंडेक्स को कितने अच्छी तरह रेप्लिकेट किया है, इसे ट्रैकिंग एरर नाम के पैरामीटर से मेजर किया जाता है। अगर कोई फंड एग्जैक्टली इंडेक्स की तरह बिहेव करता है तो ट्रैकिंग एरर कम होगा। अगर कोई स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो ट्रैकिंग एरर ज्यादा होगा। इसलिए ट्रैकिंग एरर जितना कम उतना बेहतर। स्क्रीन पर दिए गए चार्ट में हमने निफ्टी 50 ETFs और इंडेक्स फंड्स के ट्रैकिंग एरर को कंपेयर किया है। नाउ ऑन एन एवरेज ETFs में ट्रैकिंग एरर कम होता है। इससे पता चलता है कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रैक करने के लिए बेटर है। अब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है, लेकिन मेनली इसके 3 बड़े कारण हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। विद टाइम इंडेक्स में चेंजेस आते रहते हैं। इंडेक्स में कंपनीज रेगुलर बेसिस पर रिप्लेस या अपडेट होती रहती हैं। फिर HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्जर जैसे इंस्टेंसेस हों तो जो स्कीम्स निफ्टी 50 ट्रैक कर रही हैं उन्हें ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। अगर वो इन चेंजेस को ठीक से मैनेज करते हैं तो ट्रैकिंग एरर कम होगा, और अगर किसी रीजन से किसी फंड को इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है तो ट्रैकिंग एरर ज़्यादा होगा। दूसरा रीज़न है कैश। सभी फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा कैश रखते हैं जिससे वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैनेज कर सके। इनफ्लो मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट्स और आउटफ्लोज मतलब रिडेम्पशन रिक्वेस्ट पर इन्वेस्टर्स को जो पे करना पड़ता है। तो कैश के कारण भी ट्रैकिंग एरर देखने को मिल सकता है। अगर ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो इंडेक्स फंड्स में ट्रैकिंग एरर काफ़ी हाई हो सकता है। लेकिन ETFs में इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैनेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ETFs को बस स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है। फंड हाउस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ETFs को कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इस टेबल पर नज़र डालें। ये इंडेक्स फंड्स और ETFs के एवरेज 5 ईयर कैश होल्डिंग दिखाता है। इंडेक्स फंड्स के लिए रेंज नेट एसेट्स का 0.19% से 5.25% के बीच है। ETFs के लिए यह 0.01% और 1.22% के बीच है। अब इंडेक्स फंड्स या एक ETF को चुनने के लिए ट्रैकिंग एरर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन इन्वेस्टर रिटर्न्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आइए ETFs और इंडेक्स फंड्स के बीच के रिटर्न्स के डिफरेंस को देखते हैं। अगर सब स्कीम्स किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करती हैं तो उनका रिटर्न्स भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस और ट्रैकिंग एफिशिएंसी हर स्कीम के लिए अलग अलग होती है और ये दोनों पैरामीटर्स डायरेक्टली आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट करते हैं। हालांकि डिफरेंस छोटा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से छोटा सा डिफरेंस भी आपके फाइनल कॉर्पस को हैवीली इंपैक्ट कर सकता है। तो अपनी स्क्रीन पर आप निफ्टी 50 ETFs और इंडेक्स फंड्स के रिटर्न का कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ भी ETFs का परफॉर्मेंस अच्छा है। जहाँ निफ्टी 50 ETFs का 5 ईयर एवरेज 13.53% है, वहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स ने 13.23% रिटर्न दिए हैं। तो अगर हम रिटर्न्स, ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पर बात करें तो ETFs बेटर ऑप्शन लग सकते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ETFs के साथ 2 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, प्राइस टू NAV गैप और लिक्विडिटी। आइए इन दोनों मैट्रिक्स को भी समझते हैं। क्योंकि ETFs मार्केट में ट्रेड करते हैं, डिमांड और सप्लाई उनके प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इनके प्राइसेस उनकी NAV से डेविएट करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ETFs प्राइस इनके NAV के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो आप एक्चुअली में ETF की वर्थ से ज़्यादा पे कर रहे हैं, और अगर प्राइस कम है तो आपको ETF चीप प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन ये डिफरेंस कितना बड़ा है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने इंडियन एक्सचेंजेस पर सबसे बड़े ETFs में से एक SBI निफ्टी ETF को देखा। जून 2023 तक इसके एसेट्स लगभग 1.62 लाख करोड़ के थे। अब लगभग अक्टूबर 2022 तक इस ETF का प्राइस इसके NAV से ज़्यादा था। इसलिए अगर किसी ने उस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उन्हें यह महंगा पड़ता, लेकिन उसके बाद इसकी कीमत डिस्काउंट पर चल रही है, तो आपको ये ETF इसकी कीमत से कम प्राइस पर मिल रहा है। तो क्या ये डिस्काउंट अच्छी बात है? शायद है, लेकिन अगर प्राइस हमेशा डिस्काउंटेड हो तो शायद ये अच्छी बात नहीं है। इसी लॉजिक से अगर प्राइस हमेशा प्रीमियम पर हो तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब ये प्रीमियम या डिस्काउंट सिग्निफिकेंट होगा, या फिर अगर आपने प्रीमियम पर खरीद कर ETF को डिस्काउंट पर बेच दिया हो। इसीलिए आपको ETF खरीदने से पहले उसके प्राइस NAV गैप एक्सेस करना जरूरी है।
अगर प्राइस NAV से प्रीमियम पर है तो वेट करना बेटर है, या उस इंडेक्स पर नजर रखने वाले किसी दूसरे ETF को खरीदना बेटर है। आप इंडेक्स फंड भी खरीद सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड्स मार्केट में ट्रेड नहीं करते, इसलिए उन्हें यह प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। यहां पर वो ETF के कंपैरिजन में बेटर हैं। तो अगर आप एक ETF खरीदना चाहते हैं तो उसका प्रीवेलिंग NAV कैसे पता लगाएंगे? NAV दिन के एंड में रिपोर्ट किया जाता है, इसलिए आपके पास सिर्फ पिछले दिन का NAV होगा, जो कि बेस्ट गाइड नहीं हो सकता अगर इंडेक्स में कोई इंपॉर्टेंट चेंज हुआ हो। तो आपको क्या करना चाहिए? सेबी ने फंड हाउसेस को ETFs के लिए iNAV या इंट्राडे NAV पब्लिश करने का डायरेक्टिव दिया है। iNAV आपको किसी ETF की एक यूनिट की एक्चुअल वर्थ बताता है। आप iNAV को एक्सचेंज और AMC वेबसाइट दोनों पर चेक कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पर दिए गए स्क्रीनशॉट को देखें। ये इस NSE और SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर SBI निफ्टी 50 ETF के iNAV को दिखाता है। आप अपनी स्क्रीन पर अवेलेबल ETFs पर एवरेज 1 ईयर प्रीमियम और डिस्काउंट देख सकते हैं। आप यहाँ किसी पर्टिकुलर ETF पर मैक्सिमम डिस्काउंट या प्रीमियम भी देख सकते हैं। कुछ आउटलायर वैल्यूज को हाईलाइट किया गया है। यह देखते हुए कि डेविएशंस रियलिटी में काफी ज्यादा हो सकती हैं, आपको ETF खरीदने से पहले प्राइस NAV गैप जरूर चेक करना चाहिए। अब आइए हम अगले पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं, लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है कि स्टॉक या ETF को बेचना या खरीदना कितना आसान है। लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी, ETF को खरीदना या बेचना उतना ही आसान होगा। इंडेक्स फंड्स के साथ लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंड हाउसेस को इंडेक्स फंड्स के केस में बाय एंड सेल ऑर्डर्स ऑनर करने पड़ते हैं। इसीलिए इंडेक्स फंड्स में आप म्यूचुअल फंड को एक बाय ऑर्डर देते हैं और आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, और उसी तरह जब आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपकी यूनिट्स रिडीम हो जाते हैं और पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ETFs के केस में आपको लिक्विडिटी को लेकर केयरफुल रहना होगा। अगर आप किसी वजह से एक लो लिक्विडिटी ETF खरीदते हैं तो उसे बेचना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग बाय ऑर्डर ना हो। लिक्विडिटी चेक करने के लिए हम वॉल्यूम नाम के एक मेट्रिक को यूज करते हैं। वॉल्यूम बताता है कि उस पीरियड में कितने स्टॉक्स या ETFs ट्रेड हुए हैं, या उन यूनिट्स की वैल्यू भी हो सकती है। स्क्रीन पर दिए गए टेबल पर आप निफ्टी 50 ETFs का एवरेज वॉल्यूम देख सकते हैं। एक दिन में लगभग सिर्फ 62 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ तक निफ्टी 50 ETFs की लिक्विडिटी में बहुत बड़ा वेरिएशन है। इसीलिए अगर आपने इन्वेस्को निफ्टी 50 ETF में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसका वॉल्यूम लगभग 80,000 रुपए है, आपको उसे सेल करना चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। एक दूसरा रिलेटेड पॉइंट, लिक्विडिटी जितनी कम होगी, प्राइस और NAV के बीच का डिफरेंस उतना ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर साइज एक लेस लिक्विड ETF ऑर्डर साइज के प्राइस में एक्सट्रीम स्विंग आ सकते हैं। यही सिनेरियो लेस लिक्विड स्टॉक्स पर भी एप्लीकेबल है। अगर ऐसे शेयर्स के लिए बड़ा बाय ऑर्डर आता है तो प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। यही कोई बड़ा सेल ऑर्डर आता है तो प्राइस में बड़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए ETFs खरीदते समय लिक्विडिटी को लेकर बहुत केयरफुल रहे। अब यहाँ हमने सिर्फ निफ्टी 50 ETFs के बारे में बात करी है, जिनकी लिक्विडिटी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। दूसरे भी कई सारे ETFs हैं, जैसे कि सेक्टोरल ETFs, फैक्टर ETFs, थीमेटिक ETFs, जिनका वॉल्यूम कम है। लेकिन इंडेक्स फंड्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सपेंसेस, रिटर्न्स एंड ट्रैकिंग एरर के बेसिस पर ETFs एक बेटर ऑप्शन लगते हैं। सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब प्राइस NAV गैप और लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ETFs या इंडेक्स फंड्स? आइए देखें। तो ETFs या इंडेक्स फंड्स, मुझे लगता है ये तो सवाल ही गलत है। मुझे इसे रीफ्रेज करने दीजिए। आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है? अगर आपका जवाब ETF है तो आप सही हैं, और अगर आपका जवाब इंडेक्स फंड है तो भी आप सही हैं, क्योंकि इस सवाल का कोई सही या गलत जवाब नहीं है। यह इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए जो भी आपकी नीड के लिए बेटर हो उसे चुनें। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.